नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज है 23 नवंबर, मंगलवार। अगली यूपीएससी प्रीलिम को 194 डेज आर लेफ्ट। तो रोज़ का ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ क्या हुई, 2020 अक्टूबर में जो यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम हुई थी और अभी हम लोग हैं नवंबर 2021, एक साल से ज़्यादा गुजर गया है। पुराने के बाद नई प्रीलिम भी अक्टूबर 2021 में हो चुकी है। उसके बाद मोर देन 1 ईयर यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की है। और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि 2 प्रश्नों को उन्होंने खुद कैंसिल किया है। शायद इसीलिए उनको शर्म आ रही होगी, इसलिए इतने दिन से अपलोड नहीं किया था, वरना तो प्रीवियस एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, फिर अपलोड करते हैं। ये तो उसके बाद भी एक एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद ये रिलीज़ कर रहे हैं। शायद इसलिए कि धीरे से डालेंगे तो मतलब लोग देखेंगे नहीं और कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो हम तो बोलेंगे कि क्यों टाइम पे अपलोड नहीं किया था। ये जो 2 प्रश्न जो कैंसिल किए गए, एक था गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आप ये वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 27 उसको एक्स मतलब कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का एक कारण शायद ये लगता है कि अंग्रेजी में आप देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है विड्रॉवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय कानून भंग के बारे में वो कुछ स्टेटमेंट है। जबकि हिंदी ट्रांसलेशन हम देखें तो असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो 2 सीडीएम एनसीएम शायद अलग, इसलिए उस हिसाब से ये ट्रांसलेशंस आर नॉट मैचिंग। सो शायद उन्होंने गलत किया होगा, क्वेश्चन को रिमूव किया होगा। दूसरा एक ऐसा प्रश्न, विथ रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब वैसे तो इसके इंग्लिश हिंदी में मुझे तो ठीक ही लगा, इंडिया सफर्स फ्रॉम करंट अकाउंट डेफिसिट, भारत को चालू खाते का घाटा हो रहा है वगैरह। तो खैर ये क्यों उन्होंने गलत किया, शायद इसलिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, उस हिसाब से शायद कुछ में एक जवाब बने, कुछ में दूसरा। हालांकि सभी कोचिंग क्लास के तो जवाब एक ही चल रहे थे, तो कोचिंग क्लास को तो इसमें कुछ गलती दिख नहीं रही थी। एनीवेज, सो दोज वर 2 क्वेश्चंस विच आर ऑफिशियली कैंसल्ड बाय यूपीएससी। इसके अलावा कुल 16 क्वेश्चन ऐसे हैं आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चन, जहाँ पर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो अपनी आंसर की अपलोड करते हैं, उन दोनों में विसंगतियाँ हैं। देयर आर सम एरर्स और डिस्क्रिपेंसी। फॉर एग्जांपल, ये सेट बी की बात करें हम, उसमें क्वेश्चन 12 था रखमाबाई केस के बारे में। तो मृणाल यानी मेरी आंसर की में मैंने जवाब डाला था डी, विजन आईएएस बी, इनसाइट्स बी, शंकर आईएएस डी, दृष्टि आईएएस बी वगैरह, और ऑफिशियल आंसर की क्या बोलते हैं बी। यानी कि ये कुल मिलाकर इनमें 2 लोगों की तो आंसर की गलत हो गई कंपेयर टू व्हाट वाज सेड बाय यूपीएससी। उसी तरह बाकी सब के अंदर भी कुछ में एक से ज़्यादा जवाब डाले, उसका कुछ अलग, और 2 क्वेश्चन हमने देखा कि वो कैंसिल यूपीएससी ने किए। सो 2 क्वेश्चन कैंसिल, अदर देन दैट 16 क्वेश्चन वेर प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड ऑफिशियल आंसर की आर नॉट मैचिंग। अब इसमें इन इंस्टीट्यूट का क्यों नाम लिया है, वाजीराम या बायजूस या दूसरे का काम नाम क्यों नहीं लिया है? सिंपल रीज़न, सेट बी वाला जिन जिन लोगों ने आंसर की डाला था, तो उसकी सीधी डेटा एंट्री करके कंपेयर करना मेरे लिए आसान था, तो मैंने ये इतना बनाया। वाजीराम मेरे ख्याल से उसने सीरीज़ ए का आंसर बनाया था, बायजूस में भी सीरीज सी, उस हिसाब से दूसरे सब लोगों ने अलग अलग यूज़ किए थे, तो उसका सब कंपेरिजन करना मुश्किल हो जाता है। खैर प्रश्न ये होता है कि इन सब में इतनी गलतियाँ क्यों हैं? आंसर कीज आर नॉट मैचिंग। पहला कारण क्या, परीक्षा खत्म होने के बाद यूपीएससी तो 1 साल बाद आंसर की रिलीज़ करने वाले, तो सब कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से अपनी आंसर की रिलीज़ करते रहेंगे ताकि उनके स्टूडेंट्स को सब सुविधा रहे कि क्या जवाब हो रहा है, और खुद का मार्केटिंग भी हो सके कि मेरे मटेरियल से प्रश्न आया था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि जल्दबाजी में गलती वाली निकालने की, मतलब उन्होंने ठान लिया है, नॉट लाइक दैट। मैं अपनी आंसर की धीरे धीरे अपलोड करता हूँ सब चेक करके, लेकिन फिर भी गलतियाँ रह जाती है। विजन आईएएस भी तुरंत अपलोड नहीं कर, 2-3 दिन बाद वो आराम से अपलोड करता है, तो वो भी ठीक से कुछ देखता है, फिर भी कुछ ना कुछ गलती कहीं पर रह जाए। दूसरा एक कारण पॉलिटी, उसमें कुछ स्टेटमेंट ही ऐसी एम्बिग्यूअस वेगली वर्डेड रहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग रूप से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इसलिए जवाब मैच नहीं होंगे। जैसे कुछ 23 क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, अब उसके अंदर सभी कोचिंग वाले बोल रहे हैं बी आंसर होना चाहिए, यूपीएससी की गंगा अलग भाई की डी आंसर होना चाहिए। उसी तरह आप पाएंगे साइंस एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में
वो डिपेंड करता है कौन से वेबसाइट से आप रिफ़र कर रहे हैं या कौन से रिसर्च पेपर से, उस हिसाब से जवाब कुछ अलग बन जाए। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब और बेंजीन एक्सपोजर में आप पाएंगे कि सब कोचिंग वालों ने बोला डी, जबकि यूपीएससी की गंगा कहीं सी और ए में बह रही है। उसी तरह हिस्ट्री में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि जैसे ये देशेर का था, वो ऐसी चीज़ की वो रूटीन बुक्स में या वेबसाइट या आप गूगल पे सर्च करो कुछ माल सही से मिल ही नहीं रहा है, तो फिर उस हिसाब से कुछ लोग बोले ए डी होगा, कुछ लोग बी डी होगा, फाइनल यूपीएससी कहता है ये। तो खैर ये सब है। अब इसमें मैं ये कोई यूपीएससी की बहादुरी नहीं है इसमें, क्योंकि आप सोचिए ये जितने कोचिंग वाले खुद अपने घर पे या ऑफिस पे वेबसाइट देखकर किताब देखकर आराम से आंसर की बनाए तो भी गलतियां रहती है, तो सोचो रियल एग्जाम हॉल में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है जिस पर इतना स्ट्रेस हो, टाइम लिमिट हो, उससे तो गलतियां होंगी ही। तो फिर उसमें अब कुछ ऐसे निर्दोष लोग जिनका सिलेक्शन ना हो पाए और कुछ ऐसे कि जिनका तुक्का सही लग गया और वो सिलेक्ट हो जाए, सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये सबका मैच नहीं हो रहा है तो मैं किसी को उसका मजाक बनाने के लिए मैंने ये नहीं बनाया, मेरे तो खुद के ही वांदे चल रहे हैं, मेरी भी आंसर की सब गलत हो रही। अब लेकिन जैसे नेहरू के अपोलॉजिस्ट होते हैं, मोदी के अपोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको कुछ भी गलत नहीं देखता उनकी नीतियों में, ऐसे यूपीएससी के भी कुछ अपोलॉजिस्ट होते हैं कि उनको कुछ गलत नहीं दिखता इसमें, कि यूपीएससी ने कोचिंग वालों की कमर तोड़ दी है। यूपीएससी हैज़ ब्रोकन द बैक्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखो कैसा वेगली वर्डेड और टफ पेपर निकाला। इसमें भाई कोई तंबूरे की कमर नहीं तोड़ी, हमारा धंधा डबल हो गया जब से यूपीएससी ने सिलेबस को चेंज किया है। जैसे मेंस के अंदर 2013 से सिलेबस में पहले 2 पेपर रहते थे, अब जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर। कोई खुद से इतना पढ़ नहीं सकता तो सब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, या कोचिंग का मटेरियल फ्री वाला, पेड वाला, पायरेटेड वाला कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, तो कौन सी कमर टूटी। दूसरा, ये जितने एमसीक्यू में अनसर्टेनिटी और वेगनेस दिख रही है, इससे डर का माहौल फैलता है, और जब भी डर बढ़ता है तो विद्यार्थी क्या करेगा, कोचिंग ज़्यादा यूज़ करेगा, कम यूज़ नहीं करता। तो असल में एग्जामिनर ने ऐसे प्रश्न की जगह सही से आप बनाइए कि वो सीधा बुक से या स्टैंडर्ड ये सब न्यूज़पेपर वगैरह से सॉल्व कर पाए। ऐसी वेगली चीज़ों के चलते असल में इट इज़ हेल्पिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर फियर मॉन्गरिंग एंड गेटिंग मोर कस्टमर्स। खैर, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सब आप यूपीएससी को ट्रोल करो, कोच करो, उसको रोस्ट करो या जो बोलना है बोलो, उससे क्या फ़ायदा है, हमको तो नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करनी है, उसके लिए कुछ बताइए। बात तो सही है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमने क्या करना चाहिए कि 2020 में भी ऐसा सब था, 2021 की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही कुछ सब एरर्स निकले या डिस्क्रिपेंसी निकले। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर अ स्टूडेंट, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, एक्सेल फाइल का एनालिसिस। सबसे पहले आप लोग बेसिक सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो भी ये एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो सब दूसरे आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। फिर आप पिछले 3 से 5 सालों की एक एक्सेल फाइल बना दो कि जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करके ये 100 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने ऑफिशियल पूछे होंगे, उसमें क्या फ्रेज था। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में पूछा, सब्जेक्ट आप क्या, साइंस टेक्नोलॉजी, और उसमें बायोटेक के बारे में उसकी एप्लीकेशन पूछी थी। डिफ़िकल्टी आपको कैसे लगी, इजी मीडियम टफ। प्रश्न क्या थियरी का था, कंटेम्पररी, तो कंटेम्पररी मतलब ऐसी चीज़ जो 2-5 साल पहले से चल रही है और अब पूछा गया। सोर्स, तो जो पूछा गया था, अब देखिए आपने जो भी बुक से पढ़ा उसमें तो ये माल मिले नहीं, तो मतलब रैंडम सोर्स। अब उसके बाद जो हैं चीज़ें वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से आंसर की क्या बोलते हैं, ऑफिशियल आंसर की से मैच हुआ कि नहीं, वो तो दूसरे लोग कर ही रहे हैं। आपने सिर्फ इतना इसलिए बनाना है, और इसी तरह बाकी सब की एंट्री करो खुद से। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं, या आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उपयोगी है कि नहीं। एंड लाइक दैट यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप द आउटलुक। और ये सब ऐसा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप जब भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट की ये सब मॉक टेस्ट देते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि यूपीएससी पूछता है वो तो अलग है, ये लोग जो दे रहे हैं वो मटेरियल उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो फालतू में पैसा दे देकर पेड मॉक टेस्ट खरीदो, मॉक टेस्ट खरीदो, वो जो माहौल बन रहा है सामूहिक पागलपन, उसमें भी थोड़ी कमी आए। खैर, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड वो अपना प्रश्न है। तो ऐसी आप डेटा एंट्री करें, फिर हम अगर कमांड दें सोर्स के हिसाब से कि कौन सा प्रश्न किधर से पूछा गया, कि इकोनॉमिक सर्वे, कुरुक्षेत्र, लक्ष्मीकांत, मैप से पूछा, मृणाल मतलब मैं अपना जो इकोनॉमी पढ़ा उसका मटेरियल, एनसीईआरटी, एनआईओएस, पीआईबी, प्रतीक सर वो सब हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, रैंडम,
मैं द हिंदू में 2018 में कोई आर्टिकल आया तो उसको भी मैं रैंडम ही गिनता हूँ, क्योंकि आपको सपना नहीं आ जाना चाहिए था कि मैं पुराना वो पढ़ के आता। रवि अग्रारी की बुक साइंस की, शंकर आइस की एनवायरनमेंट की बुक, तमिलनाडु के जो क्लास 11-12 के टेक्स्ट बुक, विजन आई एस उसका करंट अफेयर्स, मतलब जो ये तो ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादातर लोग इधर उधर से ये पढ़ रहे हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये सोर्सेस, और जो इसके बाहर हो तो मैं कहूँ रैंडम, बराबर। तो अभी मैं सोर्स को कमांड देता हूँ सॉर्ट A to Z, तो वो सब ऐसा A to Z कर रहा है। अभी हम ये देखें कि कितना रैंडम है, कि जो ये वाली रटी रटाई चीज़ों के बाहर से, तो ये यहाँ से मैं काउंटिंग शुरू करूँ, आप नीचे पाएंगे इधर आपको काउंट दिखेगा, यहाँ पर काउंट 6 हुआ। अब असल में उससे तो ज़्यादा ही होगा, ये मैं करते जाऊँ रैंडम रैंडम रैंडम, कितना है रैंडम, और यहाँ तक रैंडम। द हिंदू में 2018 का आर्टिकल अभी पूछे कुछ उसमें से बारीक, तो वो रैंडम ही है। तो ऐसे कुल मिलाकर 39 क्वेश्चन जो कि रैंडम सोर्सेज से हैं, जो अपने पास मटेरियल नहीं। उसी तरह अगर आप डिफ़िकल्टी के हिसाब से इसको सॉर्ट करो, इजी मीडियम टफ, तो पता चले, मैं टफ को काउंट करना शुरू करूँ तो ये कितना, 11 12, ये करीब 30-35 के आसपास कुछ होना, 34, क्योंकि कुछ ऐसे कि जो रैंडम है लेकिन आप वो थियरी के हिसाब से उसको सेट कर पाते, या 50-50 एलिमिनेशन से जवाब आ जाता वगैरह। ठीक है, तो अराउंड 35 क्वेश्चन पूरे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है, रैंडम सोर्सेज से पूछे, जो अपने पास वो बुक या मटेरियल है ही नहीं। देन व्हाट टू डू। तो प्रश्न ये है, पहली बात कि प्रीलिम के मार्क्स तो सिर्फ मेंस क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, फाइनल रैंकिंग में गिने नहीं जाते, तो उसमें हमने सिर्फ पास होना है। और अगर हम ये देखें 2020 का ये प्रीलिम पेपर, उसमें कि चलिए अप्रॉक्सीमेटली 33 क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं टफ क्वेश्चन या रैंडम क्वेश्चन, जो बाहर से पूछे, अपने पास मटेरियल नहीं है, तो उसके अलावा वाले जो करीब बाकी जितने प्रश्न होंगे वो तो सब इजी टू मीडियम है। उस हिसाब से आप सोचिए कि करीब 67 क्वेश्चन, 65 से 67 क्वेश्चन ऐसे निकले कि जो इजी टू मीडियम है, जो अपने पास मटेरियल है उसमें से, और हर एक प्रश्न के 2 मार्क होते हैं, तो वो हो गया 130 मार्क का पेपर करीब ऐसा कि जो इजी टू मीडियम डिफिकल्टी का हो। और उसके सामने कट ऑफ कितने रहते हैं, इस साल का तो सब 2021 का तो आना बाकी है, ये प्रीवियस ईयर डेटा है, तो इसमें आपको ये जो रेड कलर की कॉलम दिख रही है वो है 2020 प्रीलिम्स का कट ऑफ। तो उसमें क्या था, जनरल कैटेगरी में 200 मार्क में से 92.5 मार्क आए तो आपका प्रीलिम से मेंस सिलेक्शन हो जाता था। जबकि हमने देखा 130 मार्क का तो इजी से मीडियम लेवल का पेपर था, जो कि ये रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज में से कुछ ना कुछ बना सकते थे। यानी कि हमको कोई गुप्त किताब दे दो, हमको कोई गुप्त स्ट्रैटेजी बता दो, तो वो कुछ है नहीं, वो आप ढूंढ के भी लाओ तो ऐसा है कि उसमें जितने घंटे निकालोगे तो आपके प्रीलिम के सिलेक्शन के चांस कोई और ज़्यादा बढ़ नहीं जाते, क्योंकि आपका उतना फिर बाकी सब सब्जेक्ट में काम बच जाएगा। खैर, ये कैसे तैयारी हो 2022 के लिए, उसके लिए मैंने और ऑल इंडिया रैंक 2 विद जागृति अवस्थी ने स्ट्रैटेजी लेक्चर एक लिया था। ये वाला लिंक फ्री लेक्चर था, फ्री अनलॉक कोड आप यूज़ कर सकते हैं, मुनाल ORG। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ इसमें ऐसा सीक्रेट आप ढूंढने जाएंगे है नहीं, आपके पास जो मटेरियल है उस पर विश्वास रखिए और उसमें से तैयारी करते रहिए। अभी हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि आज 23 नवंबर, हाँ, तो आज 23 नवंबर मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। जाने लायक तो 3 ही चीज़ें थी। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र मिला, चाइना के नेवल पोर्ट एक्सपांशन UAE में भी वो बना रहा है कुछ अपना नेवी यूज़ के लिए, और आंध्र प्रदेश में जो 3 अलग अलग राजधानी बनानी थी वो वाला कानून रद्द हुआ। जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले पेज 1 पर वीर चक्र, जो तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री मेडल है, वो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट मार गिराया था। उनके खुद के प्लेन का नाम क्या था? MiG-21 बाइसन। फिर आगे वो गए लड़ाई में और फिर उनका विमान भी गिर गया और फिर पाकिस्तान सेना ने उनको पकड़ा था, फिर उनकी वापसी हुई, वो सब आप जानते हैं, न्यूज़ में देखा होगा। खास करके ये CDS CAPF ऐसी परीक्षाओं में ये सब जानकारी होनी चाहिए, MCQ के लिए भी और उसके इंटरव्यू स्टेज के लिए भी।
तो ये सब आप तैयार रखना। उसके बाद पेज 1 पे आ रहा है कि वो डेटा प्रोटेक्शन बिल, उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या सुझाव दिए। वो टॉपिक अभी और डेवलप होने दो, अभी वैसे भी ये सब पार्लियामेंट सेशन होगा, फिर इसकी एक्सप्लेन सीरीज आएगी, तो खुद हम रिसर्च नहीं करेंगे, आने दो फिर देखेंगे। पेज 2 और बाकी सब जगह पर हमको कुछ एथिक्स का माल मिलता है। जैसे एक शेड्यूल का स्टूडेंट था, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, वो फीस पे कर रहा था, लेकिन सर्वर में बार बार एरर आ रही थी और उसके वो जो कार्ड कंपनी थी उसमें भी कुछ दिक्कतें थी, तो वो फी भर नहीं पाया लास्ट डेट तक। और फिर कॉलेज वालों ने उसको एडमिशन देने से मना किया। फिर वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक्स्ट्रा सीट बना और इसको एडमिशन दो, क्योंकि इसकी खुद की गलती नहीं थी। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें, अफ्रीकन एलिफेंट जो दिल्ली जू में हैं वगैरह, उसमें से एथिक्स के कुछ आयाम बनते हैं, वो हम लोग अलग से करेंगे। एथिक्स के और टॉपिक बन जाए तो सपोज़ मेरे पास इतना मान लो कि 15 to 20 मिनट्स की मैं वीडियो बना सकूँ, तो मैं अलग से बनाऊँगा। दो फायदे हों, एक तो प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट हो जाए और उस हिसाब से मुझे पेज व्यूज़ ज़्यादा मिले। पेज 8 और 9 में कॉलम्स है। अब कॉलम्स में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इनके पास लिखने को कोई मुद्दा नहीं हो तो वही ई श्रम पोर्टल का डेटा देखो और भाई इकोनॉमिक सर्वे आने दो, वो डेटा एनालिसिस उधर देखेंगे। 500वीं बार ये लिख रहा है तो हम 500वीं बार पढ़ने नहीं बैठेंगे। उसी तरह फार्म लॉ रिपील हुए, क्या क्यों कैसे, वो भी 500वीं बार कॉलम आ रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे। जो जानने लायक था कुछ दिन पहले हमने समझ लिया था। पॉक्सको एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो हम पढ़ चुके हैं, तो वही सब पुराना रिपीट हो रहा है। खैर अब उनको न्यूज़पेपर चलाना है तो रोज़ तो कंटेंट डालना ही होगा, वो उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा क्लैरिटी ऑफ गोल होनी चाहिए कि मुझे परीक्षा के लिए इतना तैयार करना है, मैं पढ़ के आगे बढ़ूँ। जानने लायक मुद्दा, इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस डिप्लोमेसी में चाइनीज़ नेवल पोर्ट एक्सपांशन। ज़रा नक्शा देख लेते हैं। पाकिस्तान में जाते हैं, वो ग्वादर में पोर्ट डेवलप कर रहा है चीन। फिर नया जानने को ये मिला, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, वहाँ पर भी वो कुछ खलीफा पोर्ट डेवलप कर रहा है। उसके अलावा डिजिबोती ये रहा, उधर भी शायद उसने कुछ किया, और बाकी सब देशों में भी ये टांजानिया और इधर उधर सब काम अपने पोर्ट बनाते रहता है। इसमें नया जानने लायक क्या है, वो ऐसा कि चीन पहले बोल देता था नेवल पोर्ट है, मतलब उसकी नेवी उधर आएगी, लेकिन ऐसा करेंगे तो वहाँ पर भी जो लोकल पॉलिटिशियन और कुछ राष्ट्रवादी होंगे वो शिकायतें करेंगे। इसलिए चाइना अब केयरफुली दे आर क्राफ्टिंग द वर्ड्स। वो ये कहता है इट इज़ अ ड्यूअल यूज पोर्ट। ड्यूअल यूज़ का मतलब क्या, सिविलियन भी उपयोग है वहाँ से सब ये टी टॉबैको वगैरह का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो, और मिलिट्री यूज़ भी है कि वहाँ पर नेवी स्टेशन की जाए वगैरह। इससे चीन को क्या फ़ायदा है, चीन को फ़ायदा क्या है, ड्यूअल यूज़ है। तो सपोज़ चीन ने टांजानिया में चीनी कंपनियों द्वारा कुछ माइनिंग खनन हो रहा हो, और ये सब देशों में कुछ ना कुछ कबीलाई लड़ाई के चलते या मिलिट्री कू के चलते सरकार बदल जाए, और जो नया सरकार आए वो चाइनीज़ बिजनेसमैन को परेशान करे, उसकी माइनिंग सब राइट वापस ले लें, तो ऐसे केस में चाइनीज़ मिलिट्री चाइनीज़ नेवी तुरंत मोबिलाइज हो सके, वो फ़ायदा है। सो दे आर सिक्योरिंग देयर इकोनॉमिक एसेट्स बाय क्रिएटिंग सच पोर्ट्स। भारत के लिए ये क्या असर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस पेपर 2 में मुद्दा ये है हाउ इट इज़ अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो पहला तो पॉइंट टू रिफ्लेक्ट इज कि ये यूएई, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, डिजिबोटी, ये सब वी कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, वी कैन नॉट टेक दिस फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड। उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो चीन की गोद में बैठ जाएंगे। अब क्या इसका मतलब ये कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इन सब देशों को ज़्यादा पैसा देना शुरू करे? भाई वी डू नॉट हैव सच फाइनेंशियल पावर। तो हमने क्या करना चाहिए, क्वाड समूह जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और दूसरे ऐसे सब लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ हमने अलायंस बनाते रहना चाहिए, और सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करके इन देशों में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। दैट विल बी द वे फॉरवर्ड। तो वो सब आज राजा मोहन ने अपने कॉलम में लिखा है। आगे चलते हैं, पेज 10 एक्सप्लेन सीरीज में वैसे कुछ मज़ा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में वापस कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन किया, जर्मनी भी सख्ती दिखा रहा है, तो उसके कारण है एक्सप्लेन किया। अब 3 कारण है, सर्दी आ रही है तो ये सर्दी जुकाम और कोरोना बढ़ रहा है, दूसरा वैक्सीन हेजिटेंसी, लोग वहाँ वैक्सीन नहीं ले रहे, और तीसरा न्यू वेरिएंट्स जो आते हैं डेल्टा एंड गामा एंड दिस दैट, उसके चलते वैक्सीन प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही। दूसरा एक्सप्लेन सीरीज उसने बनाया कि शेयर मार्केट वापस गिर क्यों रहा है, वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट जस्ट टू रिकैप द पॉइंट्स। मुद्दा क्या है, हाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें
फाइजर और डॉक्टर रेड्डी, ये क्या है, फार्मा कंपनियां हैं। और उनके शेयर प्राइस बीच में बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा था कोरोना के चलते ये सब फार्मा कंपनियों को बहुत प्रॉफिट होगा करके इन्वेस्टर ऊंची ऊंची कीमतों पर खरीद रहे हैं। तो ये कंपनियों के शेयर प्राइस 5,000 रुपये के ऊपर एक एक शेयर बिक रहा था। अभी वापस गिर रहे तो 4,800 4,500 ऐसा हो गया। क्यों हो गया सोचो। क्योंकि भारत में जितनी आबादी को वैक्सीनेट करना था, इसमें ज़्यादातर बहुत बड़ी आबादी को तो वैक्सीनेशन मिल गया। और अभी तक ये फाइजर और डॉक्टर रेड्डी अपनी वैक्सीन भारत के बाजार में मोटे स्तर पर उतार नहीं पाए। तो अब वो ला भी देगा तो कौन सा बहुत उसको मोटा प्रॉफिट हो जाएगा कि उसका शेयर्स हम 5,000 रुपये में खरीदें और ऐसी उम्मीद रखें कि उसको बहुत प्रॉफिट होगा और हमें उसमें से अच्छा डिविडेंड मिले। सो एज ए रिजल्ट पब्लिक इन्वेस्टर वो सब उसमें से हट रहे। उसी तरह रिलायंस कंपनी, मित्रों सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स में करीब 30 कंपनियों के शेयर्स का क्या अप डाउन हो रहा है उसका वो वेटेड एवरेज निकाल के बताता है। निफ्टी क्या होता है, उसमें 50 कंपनियों के शेयर प्राइस क्या चल रहा है उसका अप डाउन वो दिखाता है। उसमें ये रिलायंस कंपनी को वेटेड एवरेज है तो उसमें उसको ज़्यादा वजन दिया गया है, वेट एवरेज। खैर, अब रिलायंस कंपनी के प्रॉब्लम जो चल रहे हैं कि उसने अरामको कंपनी के साथ क्रूड ऑयल की सब डील की थी, लेकिन आजकल ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की चिकनी चुपड़ी बातें चले तो उसको वो डील में कुछ कैंसिल करना पड़ा। उसके जियो मोबाइल फ़ोन के सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, उसके सामने एयरटेल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाली कंट्रोवर्सी जो हमने आगे भी पढ़ी थी Win21 सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में शायद, तो वो सब के चलते इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं तो ये गिरा है। फिर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट पर क्या असर होगा उस हिसाब से कुछ चले जाएंगे वगैरह। खैर, वाई शेयर मार्केट इज़ फॉलिंग, प्रीलिम में वो इतना बारीक पूछते नहीं। मेंस में कुछ लिखना हो तो यू कैन कोट सम पॉइंट्स। इंटरव्यू में सपोज आपका इंटरव्यू अभी इसी हफ्ते में हो, देन देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि वो पैनलिस्ट है उसका खुद के ही डीमेट में सब नुकसान ही चल रहे हो तो वो फिर आपको क्या हो रहा है, देन यू नीड टू बी समवट फेमिलियर। और ऐसा ही हमको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर एक मुद्दा कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए कि नहीं, वो चीज़ क्या थी हम आगे पढ़ चुके। इसमें जो नया जानने लायक होगा वो हम कम पढ़ेंगे। अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आने दो, वो कुछ सजेशन देगा फिर हम देखेंगे। पेज 12 पॉलिटी में आंध्र प्रदेश में पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट ने बिल कुछ बनाया था कि अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कर्नूल में जुडिशियल कैपिटल बने। उससे पहले जो टीडीपी सरकार थी उसका ये प्लान था नहीं एक अलग से ही अमरावती में कैपिटल बने। खैर, तो ये जो नए 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव था उसको सीएम वाईएसआर ने वो कानून वापस ले लिया है। फार्म लॉ जैसा रिपील किया, इसको भी रिपील कर रहा है राज्य सरकार कि हम कुछ और बेटर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसकी नया कुछ लेके आएंगे। तो एक तो नक्शे के हिसाब से या प्लेसेस इन न्यूज़ में पता होना चाहिए। दूसरा, फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव कि क्या ये सही नहीं होगा कि एक जगह कैपिटल बनाया जाए या कि 3 जगह बनाया जाए। उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी, आप सोचना शुरू करो। फ़ायदा क्या हो सकता है, 3 जगह कैपिटल हो तो हर जगह थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता रहे और लोकल इकोनॉमी को उससे फ़ायदे होते रहें। फॉर एग्जांपल, ये 3 जगह कैपिटल होंगे, हर जगह उनको प्रिंटर, पेपर, चाय वाले से ऑफिस में चाय मंगवानी है तो 3 जगह लोगों को रोज़गार मिलता रहेगा रादर देन कि एक जगह पर अमरावती में बने। लेकिन सामने नुकसान क्या है, 3 जगह बिल्डिंग बनाने का खर्चा 3 गुना हो जाए, ट्रैवलिंग टाइम भी बढ़ जाए। क्योंकि सचिवालय विशाखापट्टनम में हो तो जितनी बार कुछ विधानसभा का सदन चल रहा है तो ऑफिसर्स ने मिनिस्टर को डॉक्यूमेंट देने के लिए लेजिस्लेटिव जाना पड़े। उसी तरह कोर्ट में जो केस चल रहे ऑफिसर्स ने रोज़ वहाँ पर धक्के खाने पड़े। ऐसे प्रॉब्लम गुजरात में भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल गांधीनगर है और हाईकोर्ट बैठती है अहमदाबाद में। सो रूटीनली द ऑफिसर्स विल हैव टू ट्रैवल टू एंड फ्रो, जो ईंधन की असल में बर्बादी। तो ये भी सब सोचने के मुद्दे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉफ्ट डिप्लोमेसी एट सब नेशनल लेवल, हार्ड डिप्लोमेसी क्या हो सकती है कि आप ये सब मिसाइल बंदूक ये सब करो। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या, पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाओ, ये सब फिल्म स्मॉट्स वगैरह। तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भूटान के स्टूडेंट्स के लिए हम अपने मेडिकल कॉलेज में 2 सीट रिजर्व रखेंगे ताकि आसाम के भूटान के साथ रिश्ते बेहतर हो सके। फिर पेज 13 पर सब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसने पाकिस्तान को $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज मदद दी थी। और वो ऐसा नहीं एक बार में पैसा देंगे, वो $6 बिलियन धीरे धीरे रिलीज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। कि जब पाकिस्तान अपनी फिजल डेफिसिट मतलब सरकारी ये जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करे, गरीबों को देने वाली सब्सिडी कम करे, अपनी मिलिट्री पर खर्चे कम करे,
सरकारी कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाए, नहीं तो उसका प्राइवेटाइजेशन कर दे। जैसे कि एयर इंडिया जो नुकसान में चल रही थी, भारत सरकार ने उसको टाटा को बेच दिया। ऐसा सब प्रेशर IMF पाकिस्तान पे भी बना रहा है। लास्टली दे हैव टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, वो सब चीज़ें चलती है। तो अब जितनी बार वो लोन के थोड़े थोड़े सूटकेस IMF पाकिस्तान को भेजेगा तो न्यूज़ में समाचार आते रहेंगे। जो जानना था वो 3 लाइन में हमने समझ लिया। पेज 14 इकोनॉमी में एक तो ज़्यादातर शेयर बाजार क्यों गिर रहा है हमने कारण जान लिया। दूसरा कि अमेरिका में, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका के US फेडरल रिजर्व, तो उसका चेयरमैन कौन, जेरोम पॉवेल, उसको दूसरी बार के लिए रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। भारत में भी शक्तिकांता दास को रीअपॉइंटमेंट दिया गया है। पर्सनली न्यूज़ खासकर बैंकिंग एग्जाम के लिए। फिर कुछ लेबर मिनिस्ट्री डोमेस्टिक वर्कर्स यानी ये काम वाली बाई वगैरह का सर्वे करें, तो वो रिपोर्ट आने दो फिर देखेंगे। और उस पर 500 कॉलम इंडियन एक्सप्रेस बनाएगा कि नहीं, जैसे अभी इसको ई श्रम पोर्टल में बहुत मौज आ गई है। दैट ऑल्सो वी विल सी। सो दिस वॉज द न्यूज़ पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।